नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। चुनाव आयोग एक के बाद एक अपने फैसले बदलता चला जा रहा है। लगातार तीसरे दिन उसने एक फैसले में फिर बदलाव किया है और ये उस तरह के फैसले हैं जिन पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, और दूसरी ओर ये उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरह से सरकार अपने तमाम फैसलों को केंद्र सरकार बदलती चली जा रही है, बदलकर उन्हीं चीजों को लागू कर रही है जिनकी मांग विपक्ष कर रहा है। अब ये सिमिलरिटी, ये समानता चुनाव आयोग में और सरकार की कार्यशैली में क्यों है, किस वजह से है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन लगातार ये इस तरह के फैसले चुनाव आयोग ले रहा है और इधर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है और अब ये माना जा रहा है कि 8 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव आयोग बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। इससे पहले अब सरकार, वहां पर केंद्र सरकार ताबड़तोड़ एक के बाद एक योजनाएं और लोगों को पैसे देने की और तमाम दूसरी तरह की सुविधाओं की घोषणा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वहां पर 10,000 रुपए महिलाओं को देने की बात कही है, लेकिन उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी रिटायर्ड अफसरों ने उस पर सवाल उठाए हैं और सीधे तौर पर कहा है कि यह चुनावी रिश्वत है जो चुनाव से ठीक पहले लोगों को दी जा रही है। खैर, चर्चा करेंगे इस पर भी और क्यों आलोचना की गई है, लेकिन पहले बात करते हैं चुनाव आयोग की कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने अब एक और बदलाव किया है, और यह है कि मतदान के बाद जब मतगणना होगी तो मतगणना में पहले पोस्टल बैलेट की, यानी जो दूर दराज से लोगों ने मतदान किया होगा, पहले उन वोटों की गिनती की जाएगी, उसके बाद फिर ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। हालांकि पहले यही तरीका था, लेकिन बाद में इसको बदल दिया गया और पोस्टल बैलेट्स को लेकर भी जबरदस्त धांधली के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन उन सारी धांधलियों को इग्नोर किया जाता रहा है। पोस्टल बैलेट्स को अब पहले गिना जाएगा, पहले की तरह। तो ये एक बड़ा फैसला किया है चुनाव आयोग ने। हालांकि पहले से ये चल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार तमाम अपने फैसलों को पलटता चला जा रहा है चुनाव आयोग। तो अमलेंदु जी, ये विपक्ष का जो दबाव है वोट चोरी को लेकर, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसका असर अब चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, अब चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सीधे असर दिखाई पड़ रहा है और चुनाव आयोग लगातार अब दबावों में घिरता हुआ नजर आ रहा है और उसके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और उसको अब मजबूर होना पड़ रहा है कि वो सारी बातें माने जो विपक्ष और राहुल गांधी जो है वो सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि अब तक होता गड़बड़ी ये करते थे कि लोकसभा चुनाव में भी ये गड़बड़ियां हुई, विधानसभा चुनाव में भी गड़बड़ियां हुई, हरियाणा के में भी, दिल्ली के में भी और महाराष्ट्र के में भी, कि मन में आया तो उस समय बैलेट बॉक्स खोल दिए जी, बैलेट पेपर वाली काउंटिंग कर ली और जब मन में आया तब ईवीएम की कर ली, मशीन कर ली। विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि पहले बैलेट पेपर की गिनती हो, उसके बाद ही ईवीएम की गिनती शुरू हो। तो ये अब इसको लेकर जिस तरीके से अब दबाव बढ़ा, तो अब चुनाव आयोग ने तय किया है कि बिहार में जब मतगणना होगी तो पहले गिनती बैलेट पेपर्स की जाएगी। बैलेट पेपर्स की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो उस पर टेबल्स बढ़ाई जाएंगी और पहले उनकी गिनती होगी। उनकी गिनती पूरी होने के बाद ही ईवीएम मशीनें खुलेंगी। तो अब ये निर्णय लेने को चुनाव आयोग मजबूर हुआ है, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो विपक्ष का दबाव काम करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि वोट चोरी करने के जितने भी रास्ते चुनाव आयोग ने या भारतीय जनता पार्टी ने निकाले थे, उन सब पर विपक्ष की नजर है कि किन किन रास्तों से चोरी की जा सकती है। उन सारे रास्तों को बंद करने की चुनाव आयोग से मांग की जा रही है और चुनाव आयोग को सीधे सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, उनका नाम लेकर राहुल गांधी ने कहा कि ये वोट चोरों को बचा रहे हैं, यही उनके संरक्षक हैं। उसके बाद ही फिर जो चुनाव आयोग लाइन पर आना शुरू हुआ है। समीर जी, अब देखना है कि कितना लाइन पे आता है और बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटों की चोरी हो पाती है कि नहीं हो पाती है। जी बिल्कुल, और इसको लेकर अभी पिछले दिनों किस तरीके से जो मतदाता सूची में नाम निकालने के, नाम डिलीट करने का जो तरीका है, जो प्रावधान है, उस नियम को भी चुनाव आयोग ने बदला है। उसको एक इंसर्ट किया है कि बिना उन्हीं नंबरों से मतदाता सूची से किसी के नाम हटाए जाने के आवेदन किए जा सकते हैं, सिफारिश की जा सकती है जो नंबर आधार से लिंक्ड होंगे। उसके बाद एसआईआर कराई जाएगी जब पूरे देश भर में, तो राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी वहां के राजनीतिक दलों से परामर्श करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। ये दो बदलाव पहले कर चुका है और जब बिहार में एसआईआर की घोषणा हुई तो उस पर जो तमाम आपत्तियां थी, उनमें से एक बड़ी आपत्ति यह भी थी कि बिना राजनीतिक दलों से पूछे मनमाने तरीके से चुनाव आयोग ने ये फैसला ले लिया और आखिर
आखिरकार वो फैसला कितना विवादित रहा, सुप्रीम कोर्ट में उस पर बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में उस पर फैसला भी आने वाला है। अगली सुनवाई के बाद बहुत संभावित है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई फैसला दे। और अब ये तीसरा बदलाव किया है चुनाव आयोग ने कि पोस्टल बैलेट को पहले गिना जाएगा बिहार चुनाव के बाद। हालांकि जो जैसा बताया हम लोगों ने कि पहले इसी तरीके से गिनती हुआ करती थी। तो चुनाव आयोग को भी अब पता चल रहा है कि उसने क्या किया है। लोगों की नजरों में उसकी कार्यप्रणाली पूरी तरीके से उजागर हो चुकी है और अब धीरे धीरे उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। हाँ बिल्कुल, वो धीरे धीरे डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। और ये जिस तरीके से आकर सफाई देनी पड़ी थी ज्ञानेश कुमार को और ये कहना पड़ा था कि भाई हम जो है वो इसमें शामिल नहीं हैं, हमारे अधिकारी इसमें शामिल नहीं है, ये सारी बातें उनको कहनी पड़ी थी उस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, समीर जी। तो अब आप शामिल हैं या नहीं है ये तो तभी तय होगा ना कि जब आप इस पर काम करते हुए दिखाई पड़े। आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है कि आप वोट चोरों को संरक्षण दे रहे हैं, तो उस पर आप काम करते हुए दिखाई दें। तो इस पर जो है वो चुनाव आयोग घिरा हुआ नजर आया और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि चुनाव आयोग अब बहुत ज्यादा दबाव में है और विपक्ष का दबाव खासतौर से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन की तरीके से काम करना बंद करो, वरना देश में हालात खराब हो सकते हैं। और अगर चुनाव आयोग के खिलाफ ही एक अविश्वास पैदा हो जाए, चुनाव आयोग को लेकर एक जनता के मन में यह भाव पैदा हो जाए कि ये चोरी कर रहा है और चोरी से बीजेपी की सरकारें बनवा रहा है, तो फिर लोकतंत्र के लिए भी खतरे पैदा हो जाएंगे। और भारत में अगर लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा होता है समीर जी, तो पूरी दुनिया में लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और यहाँ से लोग प्रेरणा लेकर तमाम देशों में लोकतंत्र आया है। तो इसलिए जो है यहाँ लोकतांत्रिक चुनाव कराने की जो संस्था पर जिम्मेदारी है उसका ये दायित्व बनता है कि वो निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव कराए। जी बिल्कुल, तो निष्पक्ष चुनाव कराए। और अगर इस संस्था पर ही दाग लगते हैं, सवाल उठते हैं, पूरा का पूरा विपक्ष एक स्वर से अगर चुनाव आयोग पर संदेह कर रहा है, उस पर सत्तारूढ़ पार्टी के साथ मिलकर उसको जिताने के लिए काम करने का आरोप लगा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है। और इसीलिए इस तरह के जो एसआईआर लागू की गई उसको चुनाव सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो एक लगातार अब चुनाव आयोग भी अपनी कमियों को ऐसा लग रहा है कि उनको देखते हुए दूर करने की कोशिश कर रहा है, या फिर जो आरोप लगे हैं अब उन आरोपों को उसको भी वो सही लग रहे हैं, महसूस कर रहा है और वो आगे और ना बढ़ने पाए तो उसको थोड़ा सा सही करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से वोट चोरी को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, उससे जो घिरा हुआ है चुनाव आयोग, उस पर जब तक वो खुद से जवाब नहीं देता है तथ्यों के आधार पर, तब तक उसकी जो उस पर ये आरोप है उससे उसको छुटकारा नहीं मिल सकता है। ये सारी चीजें तो ठीक है कि वो डैमेज कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जो मूल सवाल है वोट चोरी करने का, वोट चोरी के जरिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, या फिर मतदाता सूची में गड़बड़ियां करने का, और ये सारी जो उसकी कार्यप्रणाली है, ये सारी चीजें बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली हैं, एक के बाद एक चुनाव में साफ तौर पर दिख रहा है। तो ये छोटे मोटे डैमेज कंट्रोल बहुत ज्यादा कंट्रोल कर नहीं पाएंगे अमलेंदु जी। हाँ नहीं, ये छोटे मोटे डैमेज कंट्रोल से काम चलेगा नहीं, चूंकि और ये भी हो सकता है समीर जी कि ये छोटे मोटे डैमेज कंट्रोल जो किए जा रहे हैं, जो असली वोट चोरी है उससे ध्यान हटाने की कोशिश भी हो, ताकि ये ना कह पाए कोई कि साहब आप तो वोट चोरी कराते हैं, वोट चोरों को संरक्षण देते हैं, तो ये बताने के लिए हो कि साहब देखिए हम तो इस पे आपने जो मांग की थी हम तो इस पे काम कर रहे हैं, देखिए हमने क्या क्या सुधार कर दिए हैं, आपकी ये बात भी मान ली, वो बात भी मान ली। लेकिन हो सकता है कोई और रास्ते जो है वोट चोरी के निकाले गए हो, तो इस पर अब विपक्ष काम कर रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी एक कुछ लॉजिक दे सके, साहब देखिए हमने विपक्ष की ये बातें मान ली हैं, तो ये लॉजिक दी जा सके, इसको लेकर हो सकता है कि कुछ बातें हो और ये एक रास्ता निकाला जा रहा हो कि चोरी जो है वो ना होने पर, मतलब चोरी हो और पकड़ी ना जाए, तो ये भी हो सकता है। जी बिल्कुल, चोरी हो पकड़ी ना जाए, लेकिन उसको एक कोशिश की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से कि कैसे उसको डैमेज को, जो नुकसान हुआ है, जो उसके ऊपर आरोप लगे हैं, उनको कैसे उससे छुटकारा मिले, कैसे उससे वो अपने को उबार सके। खैर ये देखने वाली बात है। और एसआईआर का मुद्दा तो अभी सुप्रीम कोर्ट में है ही। अभी और क्या परिवर्तन करता है चुनाव आयोग, क्या विपक्ष की और मांगों को भी स्वीकार करता है, ये देखने वाली बात होगी। पिछले 3-4 दिनों के भीतर अब तक 3 बड़े परिवर्तन चुनाव आयोग कर चुका है। और इधर बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है और यह कहा जा रहा है कि अब वहां पर चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर सकता है, उसके पहले वहां ताबड़तोड़ योजनाएं सरकार की, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की चल रही है। प्रधानमंत्री ने आज कई बड़ी घोषणाएं की हैं। 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए देने की घोषणा की है। और ये 10,000
10,000 रुपए दिए जाएंगे ऐन चुनाव के पहले। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि 20 साल से वहां पर जो है नीतीश कुमार की सरकार है और 11 साल से केंद्र में सरकार है और सारी योजनाएं ये चुनाव के ठीक पहले उनकी घोषणाएं हो रही हैं। पिछले चुनाव के दौरान जो तमाम घोषणाएं हुई थी उनमें से कई घोषणाएं धरातल पर उतरी भी नहीं है, ये विपक्ष के आरोप है। लेकिन सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले एन नागेश्वर राव ने एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और इस तरह की गतिविधियों को, सरकार की इस तरह की कार्रवाइयों को उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव के लिए, वोट के लिए रिश्वत देने का आरोप लगाया है। क्या लिखा है देखते हैं उनके ट्वीट को। अंग्रेजी में उनका ट्वीट है और लिख रहे हैं और सीधे चुनाव आयोग को संबोधित भी कर रहे हैं कि चुनाव आयोग भी देख ले कि ये क्या हो रहा है। प्रिय चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 75 लाख महिलाओं के खातों में 10,000 करोड़ रुपए के सरकारी फंड का ट्रांसफर खुलेआम रिश्वत देने जैसा है। चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और ईमानदारी को कमजोर करता है, जो हमारे लोकतंत्र की नींव को हिला देता है। मुक्त और निष्पक्ष चुनाव की पवित्रता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति के तुरंत बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने और उसके बाद कम से कम 6 महीने के लिए चुनाव टालने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करें। मैं संविधान के प्रावधानों को जानता हूं, लेकिन चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए संविधान की भावना के अनुसार काम करे। जरूरत पड़ने पर आपको इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की गुजारिश करनी चाहिए। यह चुनाव आयोग के लिए अपनी खोई हुई विश्वसनीयता को बहाल करने का एक महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि यह चुनाव की अखंडता का संवैधानिक रक्षक है, जो लोकतंत्र की नींव है। अभी कार्रवाई करें, वरना हमारे चुनावी सिस्टम पर जनता का भरोसा खत्म हो जाएगा। सादर एम नागेश्वर राव, आईपीएस रिटायर्ड, पूर्व निदेशक सीबीआई। ये उन्होंने चुनाव आयोग को टैग करते हुए लिखा है, यानी चुनाव आयोग को संबोधित करते हुए लिखा है। कितने गंभीर सवाल उठाए हैं अमलेंदु जी। जो सवाल उठ रहे हैं आम जनता के बीच में है, वो इतने जिम्मेदार अधिकारियों के को भी किस तरीके से कुरेद रहे हैं, ये भावना निकल कर आ रही है नागेश्वर राव की। और बेहद करीबी जब बने थे सीबीआई के डायरेक्टर, बहुत करीबी उनके ऑफिसर थे और बताया गया जा रहा था, उस समय चर्चाएं थी कि इसीलिए वो बनाए ही गए हैं सीबीआई के डायरेक्टर। हाँ, और जबकि उस समय वो सीबीआई के डायरेक्टर बनने के पात्र भी नहीं थे, हाँ। तो इसलिए उनको आउट ऑफ टर्म जाकर जो था वो कार्यकारी निदेशक पहले बनाया गया, बाद में तो उनको स्थायी नियुक्ति दी गई थी। और जिस समय झगड़ा हुआ आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच, तो उस समय दोनों के बीच में संतुलन बनाने के लिए इनको लेके आया गया था। और इतने ज्यादा वफादार थे नरेंद्र मोदी के और भारतीय जनता पार्टी के कि उन पर बहुत सारे जो थे आरोप लगते थे, वो करीबी माने जाते थे। और उन्होंने अपने कार्यकाल में कई अधिकारियों के तबादले किए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई और उन्हें सुप्रीम कोर्ट की मानना का दोषी मानते हुए अदालत में खड़े होकर माफी मांगनी पड़ी थी। इतने नजदीकी थे नरेंद्र मोदी के, उनके लिए इतना बढ़ के आगे काम करते थे। हाँ। तो वो एम नागेश्वर राव जो हैं, वो कह रहे हैं चुनाव आयोग को कि आपकी विश्वसनीयता खतरे में है। यानी सीबीआई से की जितनी विश्वसनीयता खतरे में थी, उससे कहीं ज्यादा विश्वसनीयता चुनाव आयोग की खतरे में है। क्योंकि सीबीआई फिर भी एक विभाग है सरकार का, आप एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, तो आप जो कर रहे हैं इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है और ये सीधे सीधे मतदाताओं को खरीदने का मामला है। ये उनका कहना है और कहना है कि ये आखिरी समय है आपको अपनी विश्वसनीयता बचाने का, कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें, यानी मोदी जी के ऊपर और नीतीश कुमार के ऊपर कार्रवाई करें। जी बिल्कुल, और ये दिखा रहा है कि किस तरीके से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा नीचे गई है और वो एक तरीके से ऐसे लग रहा है जैसे पानी सिर से ऊपर जा चुका है। नागेश्वर राव का जो ट्वीट है बिल्कुल यही दिखा रहा है। लिख रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अगर इस तरह से होता रहा। आपको चाहिए कि अगर आप नहीं कर पा रहे तो सुप्रीम कोर्ट से कहिए कि वो हस्तक्षेप करे। और इस तरह की चीजों को सीधे मतदाताओं को रिश्वत दी जा रही है। तमाम योजनाओं के जरिए जगह जगह के चुनाव में यही होता है कि सीधे कैश ट्रांसफर किया जाता है सरकारी खजाने से, और चुनाव से ऐन पहले अगर कैश ट्रांसफर किया जा रहा है तो सीधे सीधे वो मतदाताओं को रिश्वत दी जा रही है। जो पहले कहा जाता था कि चोरी चोरी छिपे छिपे लोग, राजनीतिक दलों के लोग मतदाताओं को जाकर रातों रात पैसे दे आते थे, यहां सरकार खुलेआम मतदाताओं के पास पैसे भेज रही है, अकाउंट में भेज रही है। और यह निश्चित तौर पर इसको एक रिश्वत कहा जाएगा, जो नागेश्वर राव लिख रहे हैं। तो एक बहुत गंभीर आरोप है और इसी को लेकर
आरजेडी के सांसद हैं संजय यादव, उन्होंने भी कई आरोप लगाए हैं और इसको कहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री खुद मतदाताओं को रिश्वत देने का, चुनाव से पहले रिश्वत देने का काम कर रहे हैं। सुनते हैं क्या कहा है आरजेडी सांसद संजय यादव ने आज जो प्रधानमंत्री ने 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए देने की घोषणा की है, उस योजना की जो शुरुआत की है उसको लेकर। ये नकलची सरकार 20 साल से क्या कर रहे थे ये लोग? जब नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने घोषणा माई बहन मान योजना की घोषणा की कि हम हमारी सम्मानित मातृशक्ति को प्रति माह 2,500 रुपये देंगे, उसके बाद इनकी आँख खुली है, वो भी 10 महीने बाद। उन्होंने माई बहन मान योजना के अंतर्गत माँ को, माँ यानी मकान, अन्न और आमदनी, बेटी, बेनिफिट, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इनकम और मान, इस योजना की घोषणा की माई के लिए, बहन के लिए और बेटी के लिए। उसका ये कॉपी कर रहे हैं। 10,000 रुपये ये उनको लोन के रूप में दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हम बाद में समीक्षा करेंगे, आकलन करेंगे। अरे आपकी इच्छा होती तो समीक्षा की जरूरत नहीं होती। तो ये चुनावी रिश्वत है। 10,000 रुपये चुनाव से एन वक्त कोड ऑफ कंडक्ट से 10 दिन पहले आप किसी के खाते में 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो ये जताता है कि आप डरे हुए हैं, आप हताश और निराश हैं। अगर महिला सशक्तिकरण की आपको इतनी फिक्र होती तो आप, ये 20 साल से आपकी सरकार है, आप कुछ करते। और 10,000 रुपये आप किसका दे रहे हैं? बिहार की महिलाओं की आप आर्थिक स्थिति देखिए। बिहार में कुल 2,97 लाख परिवार हैं, उसमें से 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आमदनी 5,000 रुपए से कम है। और महिलाओं की तो गांव-गांव में ऋण में, कर्जे में इतनी डूबी हुई हैं जिनका कह नहीं सकते। तो ये चुनावी रिश्वत के दौर पे दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि बिहार के संसाधन है, बिहार का बजट है, बिहार एक गरीब राज्य है, उसके मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं ये, क्योंकि वो अचेत अवस्था में है। ये प्रधानमंत्री जी से ये काम कराया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपने जिस योजना का आप ये 75 लाख महिलाओं को देना चाहते हैं, उसमें से केंद्र सरकार का हिस्सा कितना है? केंद्रीय मद से कितना पैसा आया है इस योजना के लिए जो आप 10,000 रुपए डाल रहे हैं? तो मुख्यमंत्री को कोई होश नहीं है। सब कुछ चंद लोगों के हाथ में प्रशासन और शासन है, तो उन्हीं से, इसलिए प्रधानमंत्री जी से करवाया जा रहा है। बिहार के संसाधनों की जो बांट है वो दिल्ली से हो रही है, बिहार से कुछ नहीं हो रहा है। तो ये महिला के प्रति अगर इतने संवेदनशील होते, गंभीर होते, सचमुच में सशक्तिकरण की बात करते, तो ये चुनाव से 8-10 दिन पहले नहीं करते। आपने कहा कि मुख्यमंत्री अचेतावस्था में है, लेकिन मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं कि आप लोग एलिगेशन लगाते हैं मुख्यमंत्री बिल्कुल स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक है और पैनी नजर बनाए हुए हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, अगर मुख्यमंत्री जी सतर्क है, सावधान है, सचेत हैं, तो कोई भी योजना जो पिछले 1 महीने में, क्या आपको पता है तेजस्वी जी ने सारा लेखा जोखा जोड़ लिया है, पिछले 1 महीने में कितने लाख करोड़ की घोषणाएं उन्हें की है? क्या बिहार का इतना बजट है? बिहार का कुल बजट 3 करोड़ 17 लाख रुपए है और घोषणाएं कितने की कर दी हैं? मुख्यमंत्री को होश होता तो ये इतनी घोषणाएं नहीं होती। उनकी तरफ से ना तो कोई प्रेस रिलीज आता है, एक ट्वीट और उनका फेसबुक पोस्ट होता है, वो भी कौन चलाता है किसी को नहीं पता। कल को कह देंगे मुख्यमंत्री को तो पता ही नहीं था, या नहीं भी रहेंगे। मतलब आप 5,000, 10,000, तेजस्वी जी ने जब 2,500 रुपए कहे थे कि हम माई बहन योजना अंतर्गत सम्मानित महिलाओं, तो ये सीधे सीधे इसको चुनावी रिश्वत बता रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री यानी राज्य सरकार की योजना है, घोषणा प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं अमलेंदु जी संजय यादव कि मुख्यमंत्री को कुछ पता ही नहीं है कि राज्य सरकार की तरफ से कौन सी उन योजनाओं की घोषणा की जा रही है जिनका पैसा राज्य सरकार के फंड से, वहां उसके कोष से जाना है, खजाने से जाना है।
हाँ बिल्कुल, जो उसके खजाने से जाना है। और ये जितना बजट है राज्य का, हाँ। उससे कई 100 गुना ज्यादा की आप घोषणाएं कर चुके महीने भर में। महीने भर में। तो भाई कहाँ से ये पैसा लाओगे? अब सवाल जो आप पूछ रहे थे उस समय तेजस्वी यादव से कि भाई ये 10 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, कहाँ से देंगे? तो तेजस्वी यादव ने तो नौकरियां दिलवा के दिखा दी आपसे ही। आपने जब उनकी मदद से सरकार बनाई तो नौकरियां मिली, बीजेपी के साथ सरकार बनी थी तो नौकरियां खत्म हो रही थी। तो लेकिन आपने जो घोषणाएं की है वो आप कहां से करेंगे, ये मालूम होना चाहिए। इधर समीर जी, लद्दाख का मसला और बड़ा होता चला जा रहा है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लद्दाख के मसले को हैंडल कर रही है, अब तमाम सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठने लगे हैं। सोनम वांगचुक जो पर्यावरण कार्यकर्ता है, वो एक समय में भाजपा के ही समर्थक थे, और जिस समय लद्दाख को यूटी बनाया गया था उस समय उन्होंने बड़ा वेलकम किया था नरेंद्र मोदी का कि भैया आपने बहुत अच्छा काम किया, लद्दाख को अलग कर दिया, लेह लद्दाख को अलग कर दिया। लेकिन आज वही सोनम वांगचुक 6 साल के बाद ये मांग कर रहे हैं कि आपने चुनाव से पहले जो वायदे किए थे उन वायदों को आप पूरा कीजिए, और यहाँ आप जो है ये लागू कीजिए, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। अब उन्हीं सोनम वांगचुक को देशद्रोही, गद्दार, चीन का एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट, जाने कहाँ का एजेंट सब बताया जा रहा है। जब सोनम वांगचुक आपका समर्थन कर रहे थे तब वो एजेंट नहीं थे, देशभक्त थे। और आज जब वो ये बात करने लगे कि चीन जो है हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, और आज जब वो इस पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं, तो आपके लिए ये विदेशी हो गए, अब देशद्रोही हो गए। समीर जी, असल में भारतीय जनता पार्टी अपने निजी स्वार्थों के लिए इस देश की अस्मिता के साथ खेल रही है और देश में आग लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, ये साफ तौर पर समझा सकता है। मणिपुर के बाद दूसरा एक जो सीमावर्ती राज्य है लद्दाख, और इतना शांत सीमावर्ती राज्यों में मुझे लगता है कि सबसे शांत जो है, सबसे शांत, जहां जेलें खाली रहती हैं जी, सबसे शांत जो है, तो आपने उस राज्य को इस आग के मुहाने में धकेल दिया कि पुलिस वहां गोलीबारी कर रही है, निर्दोष नागरिकों की जानें जा रही हैं, लोग सड़कों पर हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है। ये 78 सालों में पहली बार मोदी जी की वजह से हो रहा है समीर जी। तो इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जयराम रमेश है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने लद्दाख के मामले को लेकर एक बहुत लंबा चौड़ा समीर जी ट्वीट किया है, और वो क्या कहते हैं ये आप बता सकते हैं? बिल्कुल उसको, और सोनम वांगचुक को भी सुनेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। उनके ऊपर जिस तरह से सरकार ने वहां माहौल खराब करने का आरोप लगाया है, उनकी बात भी सुनेंगे। और जयराम रमेश जो लिख रहे हैं, उसको उन्होंने ट्वीट किया है, वो क्या लिख रहे हैं कि 6 साल पहले जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था तब वहां के लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग हैं। लोग गहरी निराशा और मोहभंग की स्थिति में हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है उनकी जमीन और रोजगार के अधिकार गंभीर खतरे में हैं। स्थानीय प्रशासन और निर्वाचित निकायों पर पूरी तरह उपराज्यपाल और नौकरशाही का नियंत्रण है। संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा और निर्वाचित विधायिका की उनकी जायज मांगों पर सिर्फ बैठकें होती रही हैं, कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन द्वारा यथास्थिति का एक तरफा उल्लंघन और प्रधानमंत्री द्वारा 19 जून 2020 को चीन को दी गई क्लीन चिट ने भारी अनिश्चितता पैदा कर दी है। लद्दाख भारत के लिए सांस्कृतिक, आर्थिक, पारिस्थितिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। लद्दाख के लोग हमेशा से अपने मूल में गौरवान्वित भारतीय रहे हैं। उनकी पीड़ा और वेदना भारत सरकार की अंतरात्मा को जगानी चाहिए, न केवल और अधिक बातचीत के लिए, बल्कि उनकी वैध आकांक्षाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए ठोस और वास्तविक प्रयास होना चाहिए। और ये मांगे वही हैं अमलेंदु जी जो वहां पर इसको यूनियन टेरिटरी बनाते वक्त सरकार ने खुद ही वादा किया था, और यह कहा था कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन अब तक नहीं दिया गया। तो अब याद दिलाया जा रहा है कि आखिर क्यों नहीं दिया गया, क्या दिक्कतें हैं, और तब से वहां पर कोई अशांति भी नहीं है। और इसकी मांग को लेकर बार बार सोनम वांगचुक आ रहे हैं, कई बार भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को, वहां के लोगों की मांगों को अनसुनी कर रही है। और अब सोनम वांगचुक को ही और उनकी तमाम संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, उनको देशद्रोही बताने की कोशिश की जा रही है। गृह मंत्रालय ने परसों जो प्रेस रिलीज जारी किया, सीधे तौर पर वहां जो हिंसा हुई उसके लिए सोनम वांगचुक को दोषी ठहरा दिया गया। हाँ, सीधे सोनम वांगचुक को दोषी ठहरा दिया गया, और उसके बाद समीर जी उनके FCRA को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। अब बताया जाता है कि साहब कोई उनकी जांच हो रही है कि कैसे उन्होंने उल्लंघन किया FCRA का, उनके विदेश से तो कोई सूत्र नहीं जुड़े हुए हैं। अब ये सारी जांच हो रही है। जांच आपका काम है, आप जांच कीजिए, किसी को कोई रोक नहीं जांच से, और जांच में आपको मिलेगा क्या, अगर कुछ गड़बड़ नहीं हो, अगर है तो ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये सवाल है कि जांच पहले क्यों नहीं की आपने?
भाई आपने ये जांच पहले क्यों नहीं की? आप 6 साल पहले आपने जांच क्यों नहीं की, या आपने साल भर पहले जांच क्यों नहीं की? आप क्यों कर रहे हैं? इसको लेकर सोनम वांगचुक ने अपनी बात रखी है कि उन्होंने एफसीआरए के लिए खुद चंदा लेने के लिए कोई आवेदन नहीं किया था। क्यों उन्होंने एफसीआरए लिया, ये उन्होंने अपनी बात रखी है। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं सोनम वांगचुक, और जो सरकार ने उन पर आरोप लगाए हुए हैं उन पर वो क्या जवाब दे रहे हैं। सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, लेकिन पहले सुनते हैं सोनम वांगचुक को, और उसके बाद फिर ये बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा है और लद्दाख में जो कुछ हुआ है उसके लिए किस तरीके से देश के गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराया है। पहले सुनते हैं सोनम वांगचुक को क्या कह रहे हैं। आपको स्केपगोट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपकी एनजीओ की सीबीआई प्रोब भी स्टार्ट कर दी गई है, लिख रहे हैं, और ठीक जिस तरीके आपके खिलाफ सीबीआई जांच। जी नहीं, सीबीआई जांच अभी नहीं हुई। ठीक अगले दिन एक प्रेस रिलीज देती है गृह मंत्रालय, भारत जैसे महान बड़े देश का गृह मंत्रालय प्रेस रिलीज देता है, जिसमें वो कहते हैं सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक। 3-4 बार सोनम वांगचुक एक छोटे से इंसान पर वो पूरा दोष मढ़ते हैं। तो ये एक कड़ी का हिस्सा है, ये भी कल का वाला भी एक कड़ी का हिस्सा है। ये कोई 1.5 महीना पहले शुरू हुआ, जबकि लद्दाख के जो चुनाव हैं वो 2 महीने में आने वाले थे। ये वही चुनाव है जिसमें लोग मांग कर रहे हैं कि पिछले चुनाव का वादा पूरा कीजिए अगले में जाने से पहले। पिछले चुनाव का वादा था कि आपको 6वें शेड्यूल में लाएंगे, तो अब लोग मांग कर रहे थे इसे पूरा किए बिना हम आपको नहीं जाने देंगे। उनमें से बड़ी आवाज मेरी थी, तो मुझ पर उन्होंने निशाना साधा, और 1.5 महीना पहले हमें बताया गया कि आप पर एक FIR है, वो भी देशद्रोह का है। उसके बाद हमारे विद्यालय की जमीन वापस ले जा रहे हैं, ऐसा नोटिस आया। उसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी, ये 2 हफ्ते पहले की बात है, सीबीआई की, फिर इनकम टैक्स के पता नहीं क्या क्या। तो सीबीआई के नोटिस में ये लिखा है कि 2022 से 24 में आपकी संस्था ने विदेशी मुद्रा ग्रहण किया, जबकि आपके पास अनुमति नहीं है, FCRA नहीं है। हमने FCRA नहीं लिया क्योंकि हमारा इरादा नहीं है विदेशों से हम भीख मांगे, ठीक है। मगर 2000 लेकिन आपने पैसे तो लिए। हाँ, अब देखिए वो क्या पैसा है। ये किसी भी यूनिवर्सिटी का सपना होगा, और जो ये यूनिवर्सिटी करने में काबिल होगी उसे पुरस्कार दिया जाएगा कि उसका ज्ञान यानी कि भारत का ज्ञान विदेशों में निर्यात हो। तो हमारे जो पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग्स है जो हमने लोगों के लिए, इंडियन आर्मी के लिए बनाए, वो अफगानिस्तान में ले जाना चाहते थे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस, और उन्होंने इसके लिए हमें फीस अदा की। उसी तरह हमारे आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स को स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी और इटली के एक संस्था चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट्स में प्रयोग किया जाए। उसके लिए हमें ज्ञान की दक्षिणा, फीस अदा की। वो फीस बाज़ाब्ता टैक्स के साथ है। आप जब चंदा लेते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है। ये सर्विस एग्रीमेंट है जो आप एक क्या कहते हैं, इज्जतदार नॉलेज पार्टनर किसी और को नॉलेज सप्लाई करता है। तो इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं कहते हैं। वो भी समझ गए कि उन्होंने गलती से इसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना, मगर बंद करने के बजाय अब वो 22 से 24 के बजाय 21-20 कहीं तो कुछ मिले ढूंढने लग गए। फिर हमारे जो छोटे बच्चों का विद्यालय है वहां चले गए, उससे मांगने लगे। ठीक है, मांगिए, आपको जो मिले ले लीजिए, मगर मैं ये कहता हूं कि आपको ये मिलेगा कि यहाँ एक ऐसा विद्यालय है जहां के संस्थापक खुद अपनी जेब से विद्यालय को 1-1 करोड़ साल का देते हैं। अब उसका क्या इनाम देंगे वो, ये मैं नहीं पूछना चाहूंगा। इनकम टैक्स के समन्स आ रहे हैं, उन्हें यह नहीं पता है कि लद्दाख क्षेत्र में कोई टैक्स नहीं देता है, टैक्स माफ है यहाँ, फिर भी एक आदमी देता है, वो मैं हूं, क्योंकि मैं अपना दायित्व समझता हूं और मैं दे सकता हूं, तो बिना जरूरत के टैक्स देता हूं। कितने लोग हैं भारत में जो बिना मांगे टैक्स देते हो।
तो ये कोई वही है जो बता रहे हैं या सफाई दे रहे हैं, और सारा मामला यही है कि आप सरकार के खिलाफ आ गए तो फिर आपके खिलाफ लग जाएगी इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, तमाम जांच एजेंसियां लंबे टाइम तक जांच करेंगी, हो सकेगा तो आपको गिरफ्तार भी करेंगी, एफआईआर होगी और आखिरकार आप बेदाग छूट जाएंगे। जो प्रक्रिया पूरे 11 साल से राजनीतिक और जो अपने वैचारिक विरोधियों के खिलाफ लगातार हो रहा है। अब सोनम वांगचुक 6 साल पहले जब समर्थन कर रहे थे वहां पर लद्दाख को अलग, जम्मू कश्मीर से अलग करने का और बड़ी संभावनाएं देख रहे थे, तब वो सरकार के बहुत प्रिय थे, और आज जब सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, और यही नहीं पहले भी लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं कि चीन कैसे वहां पर लद्दाख के इलाके में अतिक्रमण कर रहा है और सरकार खामोश है। सरकार की जो एक नाराजगी है सोनम वांगचुक से तभी से है, लेकिन अब एक अच्छा मौका मिला कि वहां पर हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहरा दिया, जबकि वो तो 5 बार वहां पर शायद भूख हड़ताल कर चुके हैं, दिल्ली तक उन्होंने मार्च भी किया था, कभी नहीं हिंसा भड़की है, हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से उनके प्रदर्शन रहे हैं, विरोध रहा है। हाँ बिल्कुल, हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा और विरोध भी था वो शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से रहा। अब कहा यह जा रहा है समीर जी कि जब वो प्रदर्शनकारी बीजेपी के दफ्तर से सामने से जा रहे थे तो उनके ऊपर बीजेपी दफ्तर से पथराव किया गया। ये हमें नहीं मालूम की, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं वो चर्चाएं हैं। हम वहाँ मौके पर ना मौजूद थे, ना हमने वहाँ आगे कोई तहकीकात की है, लेकिन जो चर्चाएं हैं उन चर्चाओं की ही हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी ने एक फर्जी जो था वो स्नैपशॉट लगा के, एक चित्र लगा के बताया कि साहब ये जो हाथ में डंडा लिया जा रहा है या कोई हथियार लिया जा रहा है मास्क लगाए हुए, ये आदमी कांग्रेस का काउंसलर है। इसको लेकर पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि हम अब ऐसे लोगों के ऊपर जो इस तरीके जो फैला रहे थे उनके ऊपर हम सख्त लीगल एक्शन ले रहे हैं कि ये फर्जी इन्होंने फैलाया, क्यों, किस लिए फैलाया। तो उसमें तो सबसे पहले नाम आता है अमित मालवीय का, सबसे पहले उन्होंने उसको जारी किया, उसके बाद और जो है बीजेपी के ट्रोलर्स उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। उसको लेकर पवन खेड़ा ये है पवन खेड़ा ने जो लिखा है कि बीजेपी के कई नेताओं और कुछ एंकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एक व्यक्ति की तस्वीर और वीडियो दिखाकर उसे कांग्रेस के चुने हुए काउंसलर फोत्सोंग स्टैंजिन सेपांग के रूप में गलत तरीके से पेश किया है। हम उन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और आपराधिक मामला दर्ज कर रहे हैं जिन्होंने न केवल हमारी पार्टी की बदनामी करने की कोशिश की है, बल्कि और अधिक मतभेद पैदा करने के लिए सामाजिक अशांति फैलाने की भी कोशिश की है। लद्दाख के लोगों की भावनाओं को समझने के बजाय बीजेपी और उनके मीडिया, सोशल मीडिया समर्थक अपनी पुरानी आदत के अनुसार झूठे आरोप लगा रहे हैं और लद्दाख में लोगों के गुस्से का फायदा उठाकर राजनीतिक विरोधियों से बदला लेने का मौका ढूंढ रहे हैं। तो ये पवन खेड़ा ने लिखा है। उसके बाद भी उन्होंने कई चीजें, और ये इस पर तो ये एक आपराधिक कृत्य है अमलेंदु जी, चूंकि आप एक वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द खराब कर रहे हैं, वहां सौहार्द शांति को आप भंग कर रहे हैं, इस तरह की अगर फेक न्यूज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो। और आपने देखा उसमें भी पवन खेड़ा का बयान आया था जब बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी के मंच से जो गालियां दी गई थी, उसमें भी पता चला था कि ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं या उन्हीं के नेता हैं, जो कुछ भी है। पवन खेड़ा ने उस समय भी कहा था। हाँ, उस समय भी कहा था। उसके बाद दोबारा जब समीर जी जब वो आरजेडी का जारी किया गया तो मालूम पड़ा कि उसमें तो पीछे से आवाज डाली गई उसमें, और उसको अभी तक चलाया जा रहा है कि मोदी जी की मां को गालियां दी। मोदी जी की मां को किसी ने गालियां दी ना दियो, लेकिन बीजेपी के लोग रोज मोदी जी की मां को गाली दे रहे हैं। जी हाँ। और वेरीफाई करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि सही है कि गलत। वेरीफाई करने की कोशिश तो छोड़ दीजिए, आप उसको लेके आगे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन आप रोज मोदी जी की मां को गालियां दे रहे हैं, और मोदी जी भी बड़े भले मानुस हैं, अपने लोगों से अपनी मां को रोज गालियां दिलवा रहे हैं इस तरीके से। तो ये सामने आया। लेकिन जो लद्दाख में समीर जी हो रहा है, लद्दाख के मामले को देखते हुए सीधे सीधे सवाल अब गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर उठ रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता है एक सुप्रिया श्रीनेत, वो भी कांग्रेस की ट्रोल आर्मी है, उसकी हेड है, तो उन्होंने भी आईटी सेल की, तो उसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने भी जो है वो अपनी बात रखी है और गृह मंत्री पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। जी, तो सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं लद्दाख को लेकर, और वहां जिस तरह से स्थिति खराब हुई उसके लिए वो गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहरा रही हैं।
और सुप्रिया श्रीनेत को सुनते हैं, लेकिन लद्दाख में जिस तरीके से अब वहां स्थिति अपने ही वादे पूरे न कर पाने की वजह से वहां के लोगों में जो गुस्सा है, नाराजगी है। सोनम वांगचुक ने कहा था अमलेंदु जी कि 5 साल 6 साल में जिस तरह से वहां बेरोजगारी की स्थिति बिकराल होती जा रही है, ये उसकी युवाओं में उसकी नाराजगी का प्रस्फुटन है। लेकिन उनके इस बयान को मान लिया गया कि यह देश विरोधी है, भड़काऊ बयान है। खैर, सुन लेते हैं सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं। इस देश का यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह हैं। वो अब तक के सबसे फेल्ड और नाकाम गृह मंत्री हैं। भारत में गृह मंत्री का काम देश की आंतरिक सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त रखना है, कानून व्यवस्था को बरकरार रखना है और देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना है। पर क्या इनमें से एक भी काम अमित शाह जी ठीक से कर पा रहे हैं? देश का एक महत्वपूर्ण राज्य मणिपुर 2.5 साल से जल रहा है। असलियत यह है कि मिजोरम और असम के बीच में खुले आम गोलियां चली। असलियत यह है कि दिल्ली में विभत्स दंगे हुए। असलियत यह है कि पहलगाम में दर्दनाक आतंकी हमला हुआ। यह अलग बात है कि इनके साहबजादे जो हैं वो पाकिस्तान से क्रिकेट खिलवा रहे हैं। और असलियत यह है कि अब लद्दाख जैसी शांत जगह में भी हिंसा की आग जल उठी है, भड़क रही है। और यह सब गृह मंत्री अमित शाह की नाक के नीचे हुआ है। यह असलियत है। असलियत यह है ना इनके पास इनमें से किसी भी चीज की कोई खुफिया जानकारी पहले से होती है, ना रोकने की कोई तरकीब होती है और ना ही घटना के बाद ये कोई मजबूत फैसला ले पाते हैं। बस बड़ी बड़ी बातें कराना हो तो इनको सामने खड़ा कर दो। इनसे होना हवाना कुछ खास है नहीं। ये सिर्फ चुनावी रैलियां करना जानते हैं। ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज को विपक्ष के खिलाफ लगा देते हैं, उनको डराने, धमकाने, आतंकित करने के लिए। विधायकों की खरीद फरोख्त कर नीलामी करके चुनी हुई सरकारें गिराना इनकी एक और बड़ी स्पेशलिटी है। पर इनकी गृह मंत्री के तौर पर जो विफलता है वो किसी से भी छुपी नहीं है और उसका खामियाजा हमारा देश उठा रहा है। कहने को तो आंतरिक सुरक्षा इनका काम है, दूसरा इनका काम है बॉर्डर सुरक्षित रहें, लेकिन जब मौका मिलता है ये घुसपैठिए करने लगते हैं। अरे आप ही गृह मंत्री हैं, आप ही की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारियों से कब तक भागिएगा? लेकिन यह सच है कि देश एक बहुत ही विफल नाकाम गृह मंत्री का खामियाजा जोर से भुगत रहा है। तो नाकाम गृह मंत्री, एक बार फिर उनका गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगे। पहलगाम की घटना हुई थी तब भी आरोप लगे, इस्तीफा मांगा गया और कल सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस्तीफा मांगा था। हम लोग उनके ट्वीट को भी एक बार देखेंगे और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो कुछ भी लद्दाख में हुआ है पूरी तरह से गृह मंत्री अमित शाह का फेलियर है, अमित शाह की नाकामी है। वही बात आज सुप्रिया श्रीनेत भी कर रही है। सुप्रिया श्रीनेत तो कांग्रेस पार्टी की नेता है, प्रवक्ता है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता है, वरिष्ठ नेता है, मार्गदर्शक मंडल में है नहीं, लेकिन मार्गदर्शक मंडल वाली स्थिति के ही नेता है। वो ये सलाह दे रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो ये सलाह दे रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। और कल उन्होंने ट्वीट किया था, कल हम लोगों ने सभी दिखाया भी था और उन्होंने साफ साफ लिखा था कि अमित शाह मस्ट रिजाइन बिकॉज ही फेल टू मेंटेन पीस इन लद्दाख इफ नॉट लैक्ड एबिलिटी टू गुड ड्यूटी। मतलब साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अमित शाह जो है उनको हर हाल में इस्तीफा दे देना चाहिए, चूंकि वो लद्दाख में शांति स्थापित करने में पूरी तरीके से विफल रहे हैं, अपनी ड्यूटी को अंजाम देने में पूरी तरीके से विफल रहे हैं। इसलिए अमित शाह को त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो अमित शाह के इस्तीफे लगातार मांगे जा रहे हैं। अमित शाह के इस्तीफे मणिपुर के मामले पर भी मांगे गए थे, अमित शाह के इस्तीफे पहलगाम पर भी मांगे गए थे, लेकिन अमित शाह है कि इस्तीफा देते ही नहीं है। चूंकि राजनाथ सिंह जी बता चुके हैं कि ये यूपीए नहीं है, एनडीए है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। तो आप कितने भी नाकारा हो लेकिन इस्तीफे नहीं होते हैं, तो ये बता चुके हैं। तो इसलिए अमित शाह जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो ये सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस्तीफा मांगा जा रहा है। विपक्ष नहीं मांग रहा है, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा उनकी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी मांग रहे हैं। तो लेख पर इस्तीफा जाहिर सी बात है कि होना नहीं है, इस्तीफे मांगे जाते रहे हैं, और चाहे पहलगाम हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे और भी मामले हो। लेकिन जिस तरीके से राजनीति हो रही है और बिहार में अब राजनीति का केंद्र एक तरीके से वहां पर मजबूत होता जा रहा है, लगातार वहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार घोषणाएं कर रही है, लेकिन इन घोषणाओं का ऐसा लगता है कि असर नहीं हो रहा है। इधर प्रियंका गांधी भी आज वहां जा रही हैं और पिछले दिनों सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई कांग्रेस पार्टी की। अब यहां खबर आ रही है कि बिहार के 2 बड़े बीजेपी के नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और पार्टी छोड़कर वो आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। तो क्या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस
इस वजह से जो टारगेट लेकर चल रहे हैं अमलेंदु जी, क्या उसका कोई असर नहीं होगा? जिसको विपक्ष कह रहा है कि ये चुनावी रिश्वत है, क्या वो रिश्वत भी अब काम नहीं आ रही है? 75 लाख महिलाओं को जब चिन्हित किया गया होगा तो इसका मतलब कम से कम 3 करोड़ मतदाताओं को साधने की कोशिश होगी उसके जरिए, क्योंकि एक महिला से जुड़े हुए उनके परिवार में कम से कम 4 लोग तो होंगे ही। यही सोचकर 75 लाख मतदाताओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डाले जा रहे हैं और सीधे तौर पर इसको रिश्वत कहा जा रहा है कि वोट के लिए यह रिश्वत दी जा रही है। लेकिन असर नहीं पड़ रहा है, पार्टी के नेता ही छोड़ दे रहे हैं, बीजेपी के नेता ही पार्टी छोड़ दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बीजेपी के नेता ही पार्टी छोड़ दे रहे हैं और मोदी जी नहीं रोक पा रहे हैं। आपको याद होगा समीर जी कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव से पहले इसी तरीके की चीजें जो थी वो शुरू हो गई थी हिमाचल प्रदेश में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो परमार साहब जो एक पूर्व मंत्री थे उनको फोन करते हुए सुने गए थे और उन्होंने साफ कह दिया था कि मोदी जी अब आपकी बात मैं नहीं मानूंगा और चुनाव लूंगा। वो चुनाव लड़े भी थे और उसके बाद वहां से बीजेपी का बोरिया बिस्तर बन गया था। तो यहाँ भी अब जिस तरीके से चीजें बीजेपी के अंदर शुरू हो गई है, बीजेपी के अंदर टूटन देखने को मिल रही है, उधर नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरीके से जनसभाओं में मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, बीजेपी के नेता आपस में एक दूसरे के खिलाफ तलवारें भांज रहे हैं, जेडीयू और बीजेपी के नेता जो है एक दूसरे के खिलाफ तलवारें भांज रहे हैं, इससे साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि अब बीजेपी के हाथ के तोते जो हैं बिहार में उड़ते हुए फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं। आगे क्या होगा हम अब नहीं कह सकते, कोई भविष्यवाणी नहीं किया सकती, लेकिन जो सामने चीजें दिखाई पड़ रही हैं उससे साफ तौर पर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में गहरे संकट में फंसी हुई है। प्रियंका गांधी आज पहुंच रही है 12:30 बजे, उनको पटना पहुंचना था। जो दोनों नेता हैं बृजकिशोर बिंद और निरंजन राम, ये दोनों पूर्व विधायक हैं और बीजेपी छोड़ के प्रधानमंत्री घोषणा कर रहे हैं बिहार में, और ये बीजेपी छोड़कर आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी छोड़ के आरजेडी में शामिल हो रहे हैं और दोनों ओबीसी से आते हैं समीर जी, तो इसलिए एक बड़ा जो है वो समझा जा सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अब किस तरीके से अपने को रोकती है, संभालती है, देखना होगा। उधर नीतीश कुमार अलग दबाव बनाए हुए हैं कि भले ही बीजेपी से 2 सीट ज्यादा लड़ें, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी से 2 सीट ज्यादा लड़ेंगे और बीजेपी अपने कोटे से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को एडजस्ट करे और उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट करे, और वरना फिर समझौता नहीं होगा। नीतीश कुमार ने साफ चैलेंज बीजेपी को दे दिया है। तो बीजेपी घबराई हुई है, क्योंकि बीजेपी बिना नीतीश कुमार के चुनाव में जा भी नहीं सकती है, उसके पास अपना कोई चेहरा भी नहीं है। और जिस तरीके से आपस में ही उठापटक हो रही है बीजेपी में, सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल के खिलाफ लाठी भांज रहे हैं, आर के सिंह के खिलाफ जो दूसरे लोग लाठी भांज रहे हैं, उधर नीरज कुमार डटे हुए हैं, वो अशोक चौधरी से इस्तीफा मांग रहे हैं। तो ये सारी चीजें चल रही है, तो ये एनडीए में बुरी हालत दिखाई पड़ रही है। बाकी कल क्या होगा देखा जाएगा। और ये जो वहां पर सीट बंटवारे की बात है, तो अभी खबरें ये आ रही हैं कई जगहों पर, हालांकि उसकी कोई पुष्टि नहीं है, कि नीतीश कुमार 102 सीटों पर और बीजेपी 101 सीट पर। नीतीश कुमार की तरफ से यही है कि वो ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, चाहे एक ही ज्यादा सीट उनको मिले, और बाकी सीटें जो वहां पर है यानी 40 के करीब सीटें वो सहयोगी दलों को दी जाएंगी। लेकिन सहयोगी दलों में कई पार्टियां हैं जो सीटें ज्यादा मांग रही है। 40 सीट तो लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ही मांग रहे हैं, और वो तो सीधे सीधे कह भी चुके हैं कि उनको नहीं 40 सीटें मिली तो पूरी वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। और सीटों के इन्हीं बंटवारे को लेकर जो एनडीए में घमासान चल रहा है, उसको देखते हुए अब इंडिया गठबंधन ने भी निशाना साधा है। एक सवाल के जवाब में आरजेडी के जो सांसद हैं संजय यादव, उन्होंने कहा कि हमारा सीट शेयरिंग तय है, लेकिन हम घोषणा तब करेंगे जब एनडीए की घोषणा हो जाएगी। एक बार सुनते हैं क्यों कहा है उन्होंने, लेकिन यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है, और बीजेपी और जेडीयू में अपने अपनी पार्टियों के भीतर भी कई बड़े नेता बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। सुन लेते हैं संजय यादव को सीट शेयरिंग को लेकर क्या कहा उन्होंने। गांधी बिहार आए थे, सीडब्ल्यूसी की बैठक भी हुई, आप लोग के साथ भी मुलाकात हुई, आप भी पार्टिसिपेट किए कार्यक्रम में, तो लोग जानना चाह रहे हैं कि कब तक आप लोग का सब कुछ फैसला हो जाएगा महागठबंधन में? एनडीए से पहले होगा, नंबर 1। दूसरा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी बिहार आए, कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक थी, उसके अलावा अति पिछड़ा न्याय संकल्प का हमने पेश किया। 20 साल की सरकार में जो अति पिछड़ों पे अत्याचार हुआ है, उनके साथ भेदभाव हुआ है, उनके हक और अधिकार की जो चोरी हुई है, उसी संदर्भ में हमने अपना एक कल्याणकारी और अति पिछड़ों के उत्थान, उन्नति और बेहतरी के लिए अति पिछड़ा न्याय संकल्प पेश किया। उसमें सब लोग थे, तेजस्वी जी थे, खड़गे जी थे, हमारे जो अन्य घटक दल है उनके लोग भी थे।
ऑल इज वेल इन महागठबंधन, मतलब लोग जानना चाह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ है लेट लतीफे की वह लोग पूछे। All is well. Everything is fantastic. Nothing to worry about it. They should think about themselves. आज तो जब एनडीए के ऊपर इनकी भी निगाहें टिकी हुई हैं ऐसा लग रहा है, यानी वो भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। और इधर बीच आज प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं पटना में, वहां उनका कार्यक्रम है और पिछले दिनों सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी। यहां लगातार सक्रियता बनी हुई है राहुल गांधी की भी, और राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी भी की। राहुल गांधी कम से कम 6-7 बार दौरा कर चुके हैं हम लेंदु जी, पिछले मुझे लगता है कि 6 महीने के भीतर। 6 महीने के भीतर क्या समीर जी, 8 दौरे अब तक उनके राहुल गांधी के हो चुके हैं। और उसमें एक दौरा तो बहुत काफी लंबा था, 10 दिन का लगभग आप कह सकते हैं, यात्रा वाला। 6 महीने में 6 दौरे उनके हुए थे, 6 कार्यक्रम उनके वहां लगे थे। और उसके बाद फिर कार्यक्रम लग गया यात्रा का, उसके बाद फिर अभी कार्यक्रम लग गया फिर ये सीडब्ल्यूसी का। तो 8 कार्यक्रम उनके वहाँ बड़े हो चुके हैं और बिहार को बहुत ज़्यादा फोकस राहुल गांधी कर रहे हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने बिहार में ओबीसी, ईबीसी, एमबीसी और दलितों को जो जिस तरीके से ध्यान केंद्रित किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए दिखाई पड़ते हैं और बेचैनी उनके अंदर बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। तो अब जिस तरीके से राहुल गांधी का समर्थन बढ़ता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर परेशानियाँ बढ़ना स्वाभाविक है। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी सीडब्ल्यूसी की बैठक में नहीं पहुंची थी, तो वो बड़ा जो था वो चलाया गया कि साहब दोनों नहीं पहुंचे। लेकिन आज प्रियंका गांधी वहां पहुंच रही हैं। 2 जगह उनके कार्यक्रम है, एक पटना में और दूसरा मोतिहारी में। तो दोनों जगह उनके कार्यक्रम है। मोतिहारी में सभा करेंगी, पटना में भी उनकी मुलाकात है। तो ये कार्यक्रम अब सदाकत आश्रम में वो पटना में करेंगी। 12:30 बजे का कार्यक्रम था, शायद अभी देर है, वहाँ सूचना नहीं आई है। सूचना आएगी तो वो भी हम तत्काल अपने दर्शकों को बताएंगे। तो ये प्रियंका गांधी के कार्यक्रम हैं और इसके बाद लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के कार्यक्रम लगेंगे। ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। सूचना इसी तरीके की आ रही है कि चुनाव तक लगातार राहुल, प्रियंका और खड़गे जो हैं ये वहां अपना कार्यक्रम लगाते रहेंगे। तो ये मजबूती के साथ बिहार पर ध्यान केंद्रित कर रही है कांग्रेस। जी बिल्कुल, वहां पर सुनते हैं डॉक्टर शकील अहमद खान है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। उन्होंने प्रियंका गांधी के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ बताया है। अनाउंसमेंट है जो कि बहुत अति आवश्यक है। आप सब जानते हैं कि बिहार सरकार दावा करती है कि महिलाओं के उत्थान के लिए उसने बहुत काम किया है। कल एक संवाद का कार्यक्रम है, महिला संवाद में प्रियंका गांधी जी आएंगी और पूरे बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं जो काम करती हैं, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, जीविका दीदी, कामगार यूनियन जितनी महिलाओं की हैं, घरेलू हिंसा के ऊपर और महिला उत्पीड़न के ऊपर, पूरे बिहार में महिला उत्पीड़न और ये जो बात मैंने गिनाया, जो स्कीम्स के साथ लगे हुए हैं महिलाएं, उनकी उत्पीड़न की कहानियां आपके सामने बयान होंगी। ये जो बड़का झुट्ठा पार्टी के साथ जनता दल यू चल रही है, तो बड़का झुट्ठा पार्टी के साथ जनता दल यू का क्या मामला बिहार में है, महिलाओं के प्रति क्या सम्मान है, वो सब हमको और आपको मालूम है। हमको याद है एक बच्ची जिसको मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी, उसको लेकर के अध्यक्ष जी यहां पहुंचे, आप सब लोगों के सामने कि पीएमसीएच में गुहार लगाते रहे, दाखला नहीं मिला, उसके बाद बच्ची दूसरे दिन सुबह उसकी डेथ हो जाती है। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं यहां हैं जो महिला उत्पीड़न के ऊपर हैं, केसेस नहीं होते और स्कीम्स के साथ महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार है, उनके पैसे नहीं बढ़ाए गए, वो बहुत ही खस्ता हालत में रहते हैं। तो इनके साथ कल प्रियंका गांधी जी का संवाद है और ये जो महिला ग्रुप है ये सब उसमें रहेंगे 12 बजे दिन में। और कल ही 3 बजे मोतिहारी में आदरणीय माननीय प्रियंका गांधी जी का जलसा आम से वो खिताब करेंगी। ये 2 अनाउंसमेंट हमको करने थे। तो वहाँ 2 कार्यक्रम हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो ये यूज कर रहे हैं, उस बीजेपी का नाम ही बदल दिया है बिहार में लोगों ने, अमलेंदु जी, विपक्ष ने, बीजेपी वालों तो नहीं बदला होगा। हालांकि नाम बदलने का ज्यादातर काम जो है वो बीजेपी वाले ही करते हैं। हाँ, बीजेपी वाले करते हैं। एक तो कोई कहता है बड़का झुट्टा पार्टी, कोई कहता है बीजे पार्टी। अब ये भी शुरू पार्टी और लोकसभा चुनाव पहले तो ये सब शुरू हो गया जब से उन्होंने इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कहना शुरू किया, तभी से ये हो गया कि बीजे पार्टी। तो ये अब इस तरीके
की चीजें हो रही तो नाम बदल दिया। लेकिन वो शकील अहमद खान जो है प्रियंका गांधी के कार्यक्रम की जानकारी दे रहे हैं कि प्रियंका गांधी वहाँ किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगी, किस तरीके से प्रियंका गांधी वहाँ कांग्रेस की बात करेंगी, महिलाओं से मिलेंगी, सदाकत आश्रम में संवाद करेंगी, ये सारी चीजें वो दे रहे हैं। यानी अब चुनाव बिहार का एक तरीके से समीर जी खुल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वो जिस योजना की शुरुआत की है, मुख्यमंत्री कौन सी स्वरोजगार योजना, महिला स्वरोजगार योजना, कुछ इस तरीके का, वो कुल मिला के कि 10,000 रुपए, हाँ 10,000 अकाउंट में आएंगे, जिसको लेकर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये सीधे सीधे वोट खरीदने का, वोट लालच देने का काम है और उसको लेकर उनके ही जो पूर्व सहयोगी रहे हैं, उनके बहुत नजदीकी लोग रहे हैं, वो सब इस पर लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो बहरहाल चुनाव खुल चुका है। अब प्रियंका गांधी की जो खबरें आएंगी अपने दर्शकों को बताएंगे। जी बिल्कुल। और इधर जिस तरीके से यहाँ लद्दाख के मसले पर और सबसे ज्यादा जो केंद्र सरकार तमाम चीजों पर गिरी है, उनमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक कोई न कोई ऐसी फुलझड़ी छोड़ दे रहे हैं जो सरकार को घेरे रखी थी है। अब एक बार फिर उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर यानी दवा कंपनियों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। 1 अक्टूबर से यह प्रभावी होगा। सब भारत की कंपनियां, सबसे ज्यादा जो फार्मा कंपनियां हैं, दवाइयों का जो एक्सपोर्ट करती हैं, अमेरिका में ही करती हैं। यानी भारत पर बहुत जबरदस्त इसका प्रभाव पड़ने वाला है, बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। शेयर बाजार, यहां जीएसटी में दावे किए जा रहे हैं। अभी कल भी प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की जेब में बहुत ज्यादा पैसा आ गया। जीएसटी में कुछ सुधार जो किए गए, वो सुधार जो विपक्ष मांग करता रहा पिछले 8 साल से, नहीं किया सरकार ने, अब जाकर किया है। उसको करने के बाद ही 3-4 दिन के भीतर लोगों की जेब में इतने पैसे आ गए कि प्रधानमंत्री को बार बार बताना पड़ रहा है। हालांकि यह प्रधानमंत्री ने नहीं बताया कि जो पैसे आए हैं उनका लोग करें क्या, इतने ज्यादा पैसे जेब में आ गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ शेयर मार्केट लगातार गिरता चला जा रहा है, नीचे ही जा रहा है। तो यह फिर कहां दिखाई पड़ रहा है शेयर मार्केट में। और अब जिस तरीके से फार्मा कंपनियों पर एक बार 100% टैरिफ लगाने की जो घोषणा की है डोनाल्ड ट्रंप ने, भारत पर उसका बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है। और उसको लेकर भी जो विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी है, उसने सरकार को घेरा है। तो यह फार्मा कंपनियों पर यानी, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका को लेकर कोई बयान अभी भी नहीं आ रहा है। कोशिश अभी भी हो रही है कि यह डील हो जाए, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप दबाव ही बना रहे हैं, वो 100% अगर टैरिफ की बात उन्होंने की तो उनका मुख्य मकसद यही रहा होगा कि भारत को बेचैनी इससे होगी और भारत दबाव में आकर उनकी शर्तों पर जो व्यापार डील हो रही है वो कर लेगा। यही सोचकर उन्होंने किया होगा, क्योंकि एक के बाद एक, जबकि अभी 2-3 दिन पहले ही बहुत तारीफ कर चुके हैं प्रधानमंत्री की भी और भारत की भी। हाँ, और उस तारीफ का जवाब प्रधानमंत्री ने दे भी दिया था, तुरंत दिया। हाँ, तारीफ का जवाब तुरंत दिया। टैरिफ को लेकर उनका कोई बयान नहीं आएगा, टैरिफ को लेकर कोई बयान नहीं आएगा। और 45 बार कह चुके कि मैंने वार रुकवाया, उस पर नहीं आएगा। यहाँ तक कि यूएन में कह दिया कि मैंने वार रुकवाया भारत पाकिस्तान के बीच, उस पर नहीं आएगा। और अब तो एक बहुत ही खतरनाक बात जो है समीर जी ट्रंप ने कह दी है। और अब जो ट्रंप ने कहा है, वो ट्रंप को आप देखिए कि जो आसिम मुनीर है, जो वहां का पाकिस्तान का उसको जो है उन्होंने कह दिया है कि डियर फ्रेंड बताया है। मतलब उसके लिए जो है बता रहे हैं कि ये किस तरीके से है। कांग्रेस ने उसको लेकर एक ट्वीट भी किया है कि उसकी तारीफ की है। देखते हैं क्या लिखा है कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक जो उनका ट्विटर हैंडल है कि, और तस्वीरें भी पोस्ट की हैं ट्रंप के साथ आसिम मुनीर की। आसिम मुनीर पिछले दिनों जब यहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहां उन्होंने आसिम मुनीर को, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को, ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुलाया था। लिख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिखा गया है कि मोदी के डियर फ्रेंड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को महान व्यक्ति बताया है। यह वही असीम मुनीर है जिसने भारत के लोगों की हत्याएं करवाई, जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है। नरेंद्र मोदी, हिम्मत कीजिए और ट्रंप की इस बात का विरोध कीजिए। देश पहले है, दोस्ती नहीं। तो देश पहले है, दोस्ती नहीं, ये बहुत बड़ा संदेश दिया है कांग्रेस पार्टी ने। उम्मीद है कि इस पर प्रधानमंत्री का कोई न कोई जवाब आएगा। लेकिन तमाम जो आरोप और तमाम तरीके से डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की जो नीतियां रही हैं, भारत के ऊपर लागू की गई हैं, उन पर कोई जवाब प्रधानमंत्री का आ नहीं रहा है। और अब ये असीम मुनीर को, एक चीज और भी है, असीम मुनीर को इतना महत्व दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। और ये कर इसलिए रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है जो तमाम जो विदेश नीति के जानकार हैं, कि भारत को ही एक तरीके से पिंच करने के लिए असीम मुनीर को इतना महत्व दे
रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? हाँ बिल्कुल, भारत को ही पिंच करने के लिए क्या, भारत को एक तरह से कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी शायद हो सकता है मन में कुछ रहा हो मोदी जी को लेकर कि हमारा दोस्त हमारे साथ गड़बड़ करता है, पुतिन से भी मिल लेता है और जाके जेलेंस्की से भी मिल लेता है, सबसे आगे मिल लेता है, सबको गले लगा लेता है। तो ये शायद नहीं रहा उनका कि हमारे गले मिल रहा है तो शी जिनपिंग को झुला क्यों झुला रहा है। तो इस तरह की बातें शायद रहती होंगी ट्रंप के मन में। लेकिन अगर मोदी जी की दोस्ती की वजह से देश को नुकसान हो रहा है तो फिर तो ये तो देश को मोदी जी के बारे में सोचना पड़ेगा समीर जी। जी बिल्कुल, इसीलिए लिखा भी है कांग्रेस पार्टी ने कि देश पहले है, दोस्ती नहीं। और अब तो नरेंद्र मोदी की दोस्ती का लिहाज भी डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं किया। तो अपने दूसरे कार्यकाल में जिस तरह से भारत विरोधी उनका रवैया दिखाई पड़ रहा है उससे यह साफ है। लेकिन प्रधानमंत्री खामोश है, क्यों है? यही सवाल विपक्ष पूछता है, संसद में पूछता रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। अब देखते हैं कि इस ट्वीट का कोई जवाब आता है या नहीं आता है। लेकिन नया फैसला जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने लिया है, फार्मास्यूटिकल कंपनियां, जो दवा कंपनियां हैं जो बाहर बन रही हैं, अमेरिका में जो बन रही हैं उन पर नहीं लागू होगा, लेकिन जो बाहर की कंपनियां हैं तो बाहर से जो दवाएं वहां पर आएंगी उस पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। 1 अक्टूबर से ही प्रभावी हो जाएगा। यानी यहां पर नवरात्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने जीएसटी कम करके लोगों को पैसे जेब में डाल दिए और अब दवा कंपनियों से डोनाल्ड ट्रंप पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दवा कंपनियों से निकालने का मतलब यह है कि आम जनता की जेब से जाएगा। हाँ, आम जनता की जेब से ही जाएगा। और समीर जी, इसका असर जो है वो शेयर बाजार पे आज दिखने लगा। जी हाँ। फार्मा कंपनियों के शेयर धड़ाम से नीचे गए हैं और बाजार में बड़ी जो है भगदड़ सी मची हुई है एक तरीके से शेयर बाजार में। ट्रंप के 100% टैरिफ का जो है वो असर साफ तौर पर फार्मा कंपनियों पर दिखाई पड़ रहा है। और समझिए कि फार्मा कंपनियों पर इसका असर दिखाई पड़ेगा तो समझिए कि कितना नुकसान जो है वो यहाँ रोजगार का भी होगा। ये सिर्फ जो है व्यापार का मसला नहीं है। तो यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ट्रंप अब जो है सीधे सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बहुत अच्छा मित्र भी बता रहे हैं। तो भाई ये दोनों चीजें तो एक साथ नहीं चल सकती। या तो मोदी जी जो है दोस्ती निभाएं या फिर देशभक्ति मोदी जी दिखाएं। ट्रंप को सीधे सीधे जवाब दे, मोदी जी को तय करना है कि उन्हें क्या करना है। जी बिल्कुल, इधर तय करना है कि क्या करना है, लेकिन एक गंभीर मुद्दा है और एक ऐसा मुद्दा है जिस पर प्रधानमंत्री सीधे तौर पर घिरे हुए हैं। कई मुद्दे हैं जिनमें घरेलू मुद्दे भी हैं, लेकिन विदेश नीति पर भी लगातार घिरे हुए हैं। कल ही अभी सोनिया गांधी ने जो अंग्रेजी अखबार में आर्टिकल लिखा था उसकी भी चर्चा हम लोगों ने की थी कि फलस्तीन को लेकर पूरी दुनिया का रुख स्पष्ट हो रहा है, लेकिन भारत अपना रुख उस पर स्पष्ट नहीं कर रहा है, डिलेमा में है। अभी भी वो भ्रम में है कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। विदेश नीति एक उसका तरीका है और तय होती है। विदेश नीति अपने देश की सरकारों के हिसाब से नहीं बल्कि जो एक परंपरा रही है उसके हिसाब से तय होती है। और कम से कम दुविधापूर्ण तो नहीं होनी चाहिए, एक स्टैंड लेना होता है, लेकिन सरकार उस पर भी स्टैंड नहीं ले रही है। जो कल का आर्टिकल है और उस पर लेकिन कोई जवाब भी नहीं आया। मुझे लगता है कि सरकार का या भारतीय जनता पार्टी का, पार्टी की ओर से भी कोई इस पर जवाब नहीं आया। अमलेंदु जी, हाँ, पार्टी की तरफ से कोई इस पर जवाब नहीं आया है। ट्रंप के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि ट्रंप क्या करने जा रहे हैं और क्या करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये सवाल जो है काफी ज्यादा अब उठ रहे हैं कि आपको प्रधानमंत्री को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ट्रंप को जवाब देना चाहिए और भारत के हितों की रक्षा करनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ A1 और A2 के हितों की रक्षा आप करते रहें और ट्रंप के सामने झुकते रहें। जी बिल्कुल, A1 A2 की रक्षा करते रहें, ट्रंप के सामने झुकते रहें और चुनाव जीतने के लिए तमाम हथकंडों के अलावा, चुनाव आयोग को अपने कब्जे में लेने के अलावा जो विपक्ष के आरोप लगे रहते हैं, यहां पर मतदाताओं को रिश्वत देने जैसे आरोप भी लग रहे हैं। और उसकी शुरुआत अब चूंकि मतदान की तारीखों की घोषणा होनी है अगले कुछ दिनों में, उसके पहले अब जिस तरह से ये 10,000 रुपए 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी लोग ही अब उस पर सवाल उठा रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं। और विपक्ष भी कह रहा है कि यह सीधे तौर पर चुनावी रिश्वत है। मांग की है नागेश्वर राव ने, जो सीबीआई के डायरेक्टर रहे हैं, कि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले और इस तरह की गतिविधियों को रोके, क्योंकि ये उसकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। देखते हैं चुनाव आयोग की तरफ से इस योजना को लेकर जो ये रिश्वत, जिसको चुनावी रिश्वत कहा जा रहा है, कोई संज्ञान लेता है या नहीं लेता है। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।